हाँ भाई बच्चों, आवाज आ रही है कुछ? ठीक है। देखो बच्चों, ये क्या है? लेक्चर नंबर 3। टॉपिक बताना जरा। केपी केसी। एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन हो गया है। अच्छा, ओके, कुछ रह गए। हम्म। हाँ भाई बच्चों, देखो, अब हम लोग बातों को करते हैं एक एक करके। देखिए, लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था उसके आगे स्टार्ट करेंगे पढ़ाना, मगर उससे पहले एक दो बात और बता दे। आज मंडे है, तो मंडे को आपको ध्यान होगा रिवीजन क्लास होती है। आप किसी भी ऐप पे घुस जाएं, किसी भी बैच में चले जाएं, ठीक है, चाहे मंथन के थ्रू चले जाएं, चाहे मंजिल के थ्रू चले जाएं, चाहे मंजिल प्राइम के थ्रू चले जाएं, तो 8 बजे आपको एक क्लास लगी दिखी होगी। वो 8 से 11 चलेगी। आज का टॉपिक हमारा केमिकल काइनेटिक्स है। जो आपका ऑर्डर यहाँ पे चल रहा है वही ऑर्डर रिवीजन का है। जो पढ़ाने का ऑर्डर है वही ऑर्डर रिवीजन का है। जैसे आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना आए, जो चैप्टर यहाँ खत्म होगा उसी का रिवीजन कराया जाता है। 8 से 11 रिवीजन होता है। फिर ट्यूसडे को आपको उसी का पेपर मिलता है। तो केमिकल काइनेटिक्स का पेपर आपको ट्यूसडे को मिलेगा टेलीग्राम पे। और वेडनेसडे को आपको सुबह मॉर्निंग में पेपर मिलता है, रात में 10 बजे ट्यूसडे को। और वेडनेसडे को मॉर्निंग में 10 बजे के आसपास आपको उसकी आंसर की मिलती है। जैसे आप अपने आंसर मैच करा पाए, कितना गलत कितना सही। ठीक है, तो आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स की प्रैक्टिस करेंगे। यहां पे हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। जहां तक पढ़ा दिया था उसी के आगे स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग तैयार हो जाओ, जो भी पढ़ाया है उसके आगे की बात करेंगे। और दूसरा, टाइम आप देख लो, जनवरी आ गई है। शायद आज कितनी है, 15 है 16 है? 13 जनवरी है, 13 जनवरी। तो 13 जनवरी है, तो आपके पास फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है। मई में पेपर है। तो 3 महीने, 3.5 महीने हैं। कोई कहता है कि क्या 100 दिन इनफ है? तो इनफ से ज्यादा है, क्योंकि तुमने पिछले 4,000 दिनों में भी मेहनत की है। ठीक है, क्योंकि तुम बचपन से पढ़ ही इस दिन के लिए रहे थे, कोई अलग दिन के लिए नहीं पढ़ रहे थे। तो इसका मतलब मेहनत है, बस उस पर अच्छे से पॉलिश करनी है, अच्छे से अपनी कमियों को सुधारना है और अपना रिजल्ट बनाना है। और ये सब आपके जुम्मे है, आपको करना है। हम लोगों का काम जो है वो तो हम लोग कर ही लेंगे। मैं बार बार डेली इसीलिए बोलता हूं क्योंकि मुझे पता है इस टाइम की इंपॉर्टेंस तुम्हारे लिए कितनी है, हमारे लिए नहीं है। क्योंकि हमें हर साल ये फेज देखने को मिलता है, तुम्हें हर साल फेज देखने को नहीं मिलेगा। तुम्हें फ्यूचर बनाने के लिए सिर्फ यही 4-5 महीने मिलेंगे, या अगली साल मिल जाएगा। इससे ज्यादा क्या मिलेगा भाई? 1 साल ड्रॉपर हो गए तो अगली साल मिल जाएगा, 2 साल ड्रॉपर हो गए तो और मिल सकता है भाई। मगर कितना चांस आपके घर वाले आपको देंगे या आप कितना चांस उठा पाओगे पता नहीं है। तो पूरी ताकत लगाओ। क्यों? क्योंकि मैं मानता हूं कि यदि हम लोग इंसान की प्रजाति में पाए जाते हैं तो इंसान का पहला रूल होता है कि कम मेहनत करना, ज्यादा नहीं। ज्यादा मेहनत करना तो जानवर का काम है, इंसान का काम है कम मेहनत करना। इसीलिए तो ये दिया गया है। इसका मतलब होता है कम मेहनत करना, मगर आउटपुट बहुत ज्यादा आना चाहिए। तो यदि आउटपुट आप बहुत ज्यादा चाहते हो तो मेहनत कम करो, सिर्फ ये 4 महीने मेहनत करो और पूरी जिंदगी इस 4 महीने की मेहनत का खाओ। आउटपुट बहुत गजब का,
मेहनत सिर्फ 4 महीने की। और यदि आप दिमाग यूज नहीं कर पा रहे हो तो पूरे सालों साल मेहनत करो और आउटपुट बहुत छोटा सा, 40,000, 50,000, 60,000, 30,000 की नौकरी। भाई किसी में क्लर्क लग गए तो भी यही पेमेंट होगी, 40-50,000। सरकारी टीचर की पेमेंट भी यही 40-50,000, 60,000 होती है। प्रोफेसर की होती है 1-1.5 लाख के आसपास, ठीक है। और बैंक बैंक में हो गए तो भी यही 40-50,000 ही होता है कुछ। पुलिस उलिस में हो गए तो भी 40-50,000। हाँ, 2 नंबर की बात करें तो अलग लेवल है, ठीक है कि नहीं, तो उसको छोड़ देते हैं। तो यार तुम्हें डेली जॉब पे भी जाना पड़ रहा है सुबह से लेके शाम तक, ठीक है, हाथ में भी 40-50,000 आ रहा है, मतलब डेली मेहनत करनी पड़ रही है, मगर आउटपुट इतना कम है कि आप बहुत अच्छे से कुछ नहीं कर पा रहे हो। और मेहनत मगर बहुत कर रहे हो, सालों साल 50 साल तक करनी पड़ेगी। तो मैं कह रहा हूं कि यार मेहनत करना है तो फिर जानवर और हम में डिफरेंस ही क्या रहा। वो भी बेचारा सुबह से अपना लग के अपने लिए शाम तक खाना जुटाई लेता है, जुटाई लेता है, गाय भैंस कुत्ते बिल्ली सब कर ही लेते हैं ना। और वही हम भी कर रहे हैं, मगर वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं था, तो उसको बेटा इसलिए करना पड़ रहा है। हमारे पास तो दिया गया था ना, हमने बस यूज नहीं किया सही जगह पे। तो यार यूज करो। आपको समझ कम है, क्यों? क्योंकि उन सीटों में जब बैठता था तो मैं भी इतना नहीं सोच पाता था जितना आज सोच पा रहा हूं। मुझे भी नहीं समझ में आती थी ये बातें। ऐसा नहीं कि तुम कुछ अलग चल रहे हो, गलत चल रहे हो, गलत नहीं चल रहे हो। हमें भी कुछ घंटा नहीं फर्क पड़ता था कि कौन क्या कह रहा है। हाँ, बस ये होता था टीचर कह रहा है तो मान लेते हैं, क्योंकि उस समय यूट्यूब नहीं था, फोन नहीं था, ठीक है। तो ले दे के 2 ही लोग होते थे, बुक और टीचर। बुक से पढ़ना है, टीचर की बात माननी है। अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, यूट्यूब भी है, मोबाइल फोन भी है, इतने सारे चैनल्स भी हैं, 10 तरह की चीजें हैं, तो आपके पास एक्सपोजर ज्यादा है। मगर एक्सपोजर से रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट आएगा मेहनत से। तो मेहनत वो आपको करनी ही पड़ेगी। और मैं कहता हूं मेहनत हमेशा कम करो, ज्यादा मेहनत मत करो। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सक्सेस है वो हमेशा कम मेहनत करता है। आपको मैं हजारों एग्जाम्पल ऐसे दे सकता हूं। हाँ, अपने टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, बताते हैं। अब एग्जाम्पल चेंज करते हैं, ऐसा एग्जाम्पल जो तुम नहीं जानते हो मगर वो लेते हैं। अब आप किसी भी व्यक्ति को देख लो जो बड़ा है, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, ठीक है, चाहे वो अडानी हो, चाहे कोई भी हो, वो मेहनत नहीं करते। नहीं तरुण सर, तो हम लोग तो अभी टीचर ही हैं यार, तो सुबह शाम तक मेहनत करनी पड़ती है। जो बड़ा व्यक्ति है वो मेहनत नहीं करता, उसके काम वाले मेहनत करते हैं। मुकेश अंबानी क्या सुबह 7-6 बजे उठता है? वो यदि उठता भी है तो अपनी सेहत के लिए उठता है, काम के लिए नहीं उठता है। काम के लिए तो हजारों लोग रखे गए हैं ना, वो करेंगे। वो लगता है, वो कहते हैं, क्योंकि जानते हो कि बातें अच्छी बोलनी पड़ती हैं, करा गलत जाता है, बोला हमेशा अच्छा जाता है। कुछ ही लोग होते हैं जो करते हैं वही बोलते हैं, ठीक है। और वो लोग कभी भी पसंद नहीं किए जाते, क्योंकि यार जब किसी को गलत बोल दोगे ना, तो आप सही बोलो या गलत बोलो उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको कभी अच्छा नहीं लगेगा। और ये नहीं, कोई भी हो, हमें भी कोई यदि सही सही बात बोल दे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, मगर अब है तो सही है, तो हमेशा बोला अच्छा जाता है। तो इसलिए देखो जितने भी बड़े लोग हैं वो सब बहुत अच्छा बोलेंगे कि भाई सुबह 6 बजे उठना चाहिए, ठीक है, खूब मेहनत करनी चाहिए। उनसे जरा पूछ लो तुमने अब कितनी मेहनत हो रही है, तो हाँ, मेहनत ये हो रही है कि 6 बजे उठ के अपनी सेहत का ध्यान दिया जा रहा है और ऑफिस पहुंचा जा रहा है, फिर सबको टाइट किया जा रहा है कि अब तुम लोग मेहनत करो। और वो गलत नहीं है, क्योंकि हमारा जब टाइम था तो हमने खूब मेहनत की है, तभी मैं इस जगह पे आया हूं। बिना मेहनत के कोई नहीं आता है। मगर उसको मैंने क्या कहा, वो इंसान था, उसको दिमाग था, उसने 3 साल मेहनत की,
बस अब क्यों मेहनत करेगा? मैं यार पैसे भी दूं और मेहनत भी करूं, तो फिर ये किस काम का? पैसे मैंने दिए तो मेहनत अब ये लोग करेंगे, हम क्यों करेंगे? हम प्लान दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, कन्विंस करेंगे, बातें करेंगे, प्लान बनाएंगे, मेहनत थोड़ी करेंगे यार। नहीं तो फिर फायदा क्या हुआ भाई? फायदा क्या हुआ? अब बिल्डर खुद मेहनत थोड़ी करता है, मकान तो वो इतने बना देता है, कब लेबरी करने आता है? वो क्यों लेबरी करेगा? एक बार तो उसके पास पैसा बन गया, उसका कैरियर बन गया, अब वो सुबह उठेगा आराम से, 100 200 400 1000 लोग लगाए वो काम करेंगे। तो आप हमेशा ध्यान रखना, एक बार मेहनत करनी है, बार बार मेहनत नहीं करनी है। लेबर बेचारा बार बार मेहनत करता है, रिक्शे वाला डेली मेहनत करता है। क्यों? क्योंकि उसने एक समय में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की। तो वो ये 4 महीने हैं, इस 4 महीने में यदि तुम बहुत मेहनत कर लोगे तो पूरी जिंदगी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पूरी जिंदगी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। डॉक्टर बन के पेन कॉपी पे लिखना और बिना चेहरा देखे कोई बहुत मेहनत का काम नहीं है, मगर उसका आउटपुट देखो, आउटपुट देखो। आपने 2 या 3 मिनट लिए, लिखा और कहा भाई ठीक है हमारी फीस 3000 रुपए है, वो आया। फिर तुमने उसको भर्ती किया, उसमें जो पैसे लिए वो आए। और कोई गलत नहीं है भैया, उसने जो मेहनत की वो कोई आदमी नहीं कर पाता है, इसलिए वो पैसे चार्ज करेगा, उसका हक है वो, और जितना चाहे उतना चार्ज करे, वो जितना बड़ा होगा उतना चार्ज करेगा, तो वो उसका हक है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो अब आप सोचो कि डॉक्टर मेहनत कर रहा है, नहीं, मेहनत उसने उस दिन की थी जब नीट में वो रैंक लाया था और नीट की पढ़ाई की, बस। उसके बाद एक फॉर्मल मेहनत तो हर आदमी करता है, तो वो अपना टेबल पे बैठता है, अपने एक्सपीरियंस को यूज करता है। जिस काम को हो सकता है 10 साल से सारे डॉक्टर ना कर पा रहे हो, उस काम को वो एक बार में करेगा, तुम्हें ठीक कर देगा। तो भाई वो एक बार में करेगा तो पैसे भी बड़े लेगा ना, क्योंकि उसका नॉलेज इतना ज्यादा है कि उसको पता है यार ये ऐसे ठीक होगा। मगर वो खुद थोड़ी करता है, वो अपने साथ 4 लोगों को ले जाता है ऑपरेशन में कि चलो तुम चीड़ो इसको, तुम इसको सिलना। फिर वो कहता अच्छा सब ठीक है, अब कहता लाओ चश्मा लगाने दो जरा, अब वो धीरे से सही कर देता, कहता चलो बांधो बांधो निकालो इसको, दूसरा लाओ। मगर वो भी काम बहुत टफ है, क्यों? क्योंकि उसने उसके पीछे बहुत मेहनत की है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि तुम ये मत सोचो कि तुम्हारा मन लगता है कि नहीं लगता है, इसको इस तरह से मत देखो, क्योंकि इस तरह से देखोगे तो नहीं कर पाओगे। मोटिवेशन हमेशा ऐसी चीज का हो जो रेगुलर रहे, और वो मोटिवेशन एक ही चीज का है, पैसा, पावर, खुशी रहना। भाई का मोटिवेशन अलग है यार। हम भाई ये अजीब तरीके की आवाजों का मोटिवेशन तुम बाहर निकाल लेना। तो तेरा देखिए, तो आप सभी बच्चे पूरी ताकत से पढ़ाई कर लो, टफ है, सब कुछ है, मगर ताकत लगा लो। डेली डेली यार कहां मेहनत करते घूमोगे कि डेली मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात थोड़ी ना है। हाँ, आप लोग सोचते होंगे कि यार सर आके डेली एक ही बात बोलते हैं, उसका रीजन है, मुझे पता है कि ये टाइम कितना कीमती है तुम्हारे लिए, हमारे लिए नहीं कीमती है, तुम्हारे लिए कीमती है। हम तो उसी में आ गए लेबर वाली क्वालिटी में कि डेली हमें ये करना ही करना है, डेली पढ़ाना ही पढ़ाना है। आज तुम बैठे हो, कल कोई और बैठा होगा, मगर वो मुझे काम करना है। मगर तुम्हारे ये 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी जान लगा सकते हो, जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो, नहीं तो हमेशा मेहनत करने के लिए तैयार रहो बिना आउटपुट के। आउटपुट बहुत कम, मेहनत बहुत ज्यादा। आप घर में देख लो, अपने ही घर में देख लो, माँ बाप बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, आउटपुट कुछ खास नहीं निकल के आ रहा है। कितना पैसा आ रहा है? कोई 100 200 करोड़ रुपए या 1 करोड़ रुपए या 50 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए, 1.5 करोड़ रुपए थोड़ी सैलरी आ रही है। मगर तुम में काबिलियत है, तुम ये सब ला सकते हो, क्योंकि तुम अभी उस सिचुएशन पे हो, तुम अभी उस सिचुएशन पे हो। डॉक्टर बनोगे तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आजकल तो एक्सपोजर और ज्यादा है, अब तो ऐप भी बनते हैं, तो इसका मतलब आप एक कंट्री से, ठीक है, 288 कंट्री में पहुंच सकते हो। पहले तो ये था तुम्हें हॉस्पिटल खोलना है, हॉस्पिटल खोलने में बहुत पैसा लगता है, मगर अब तो ऐप के थ्रू कंसल्टेंसी चलती है। अभी मैं जब पटना में बीमार हुआ तो मैंने कंसल्टेंसी दिल्ली से ही ली, ऐप के थ्रू ली, कि हाँ भाई ऐप के थ्रू डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने दवाई दी, मैंने यहां से ली, खा ली।
अब ऐप के थ्रू कंसल्टेंसी बहुत सारे ऐप करते हैं, और ऐप भी करते हैं, डॉक्टर भी करते हैं, मतलब कुछ इंडिविजुअल डॉक्टर भी करते हैं कि आप उनके यहाँ कर दो, वो अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर देंगे और आप दिखा लो उनको। डॉक्टर को भी आराम, पेशेंट को भी आराम। क्यों? वो यहां बैठ के दिल्ली के डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकता है। पहला आराम उसको ये। दूसरा आराम ये है कि उसको जाना नहीं पड़ रहा है, टाइम नहीं किल हो रहा है। नहीं तो पता चला आने जाने के ही 200-400 रुपए बर्बाद हो जाते हैं, तो वो भी बच गए उसके। तो डॉक्टर का भी बचा, पेशेंट का भी बचा, दोनों को बचा, दोनों को आराम है। क्यों? पेशेंट जब वहां जाता है तो उसके बैठने के लिए उसको व्यवस्था करनी पड़ती है, उसमें इतना बड़ा हॉल बनवाओ, एसी लगवाओ, व्यवस्था करो, उसको पानी भी पिलाने वाला रखो, फिर सफाई करने वाला रखो, चार्ज तो उतना ही देगा वो जितनी फीस है, तो उसका भी पैसा बचता है, उसका भी पैसा बचता है, दोनों खुश है। और कंसल्टेंसी इस टाइम ऐप के थ्रू बहुत चलती है, और करता कौन है? आप ही लोग तो करोगे, और कोई नए थोड़ी कर रहे हैं कि कोई हम करेंगे, हम तो डॉक्टर है नहीं, करोगे तुम ही लोग डॉक्टर हो। तो एक्सपोजर बहुत है, मगर डेली मेहनत करना मेरे बस का नहीं लगता है। अब हम तो फंस गए हैं भाई, हम फंस गए हैं। हमें उस समय उतना नॉलेज कोई देने वाला होता जितने समय आप लोग बैठे हो, मगर उस समय पैसे की भी गेम चलती थी। 3,000 वाली कोचिंग होती तो मैं आज इंजीनियर ही बना बैठा होता, आईआईटी निकाल के बैठा होता मैं। डेली ये पढ़ाने वाला काम मुझे अच्छा कभी नहीं लगता है। डेली गड्ढा खोदो, डेली आके पढ़ाओ, मेहनत करो। मगर मैं किसी काम को अच्छा बुरा नहीं मानता, मैं तो इधर से बस सोचता हूँ कि हाँ ये काम मेरा है, इसको ईमानदारी से करना है। किसी कोई कहे तुम्हें पढ़ाना पसंद है, हमें तो सिर्फ पैसे मिल जाए उड़ाना पसंद है, और ये तुम्हें भी पसंद है कि नहीं? इसमें कोई अलग बात थोड़ी है कि कोई तुम्हें ये पसंद नहीं है, सबको यही पसंद है कि कोई पैसे दे, आराम से खर्च करे, आराम से घूमे फिरे। पढ़ना किसको पसंद है? किसी को नहीं पसंद है। तो पढ़ाना किसी को कैसे पसंद हो सकता है यार, जब पढ़ना नहीं पसंद है तो पढ़ाना कैसे पसंद हो सकता है? वो सिर्फ बातें होती हैं, हाँ मेरा एम था, मेरी इच्छा है, मेरा मोटिवेशन है, मैं अंदर से था, बाहर से था, ये था, वो सब फर्जी बातें हैं। मैंने कहा ना, कुछ बातें कही जाती हैं, और कुछ लोग होते हैं जो करते हैं वही कहते हैं। तो मैं जो करता हूँ वही कहता हूँ। अपने कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं बार बार चादर ओढ़ूं तो मेरे से ओढ़ी नहीं जाती है, क्योंकि अंदर मेरे वही निकलता है जो मेरे अंदर होता है। मैं ज्यादा चादर बहुत देर तक ओढ़ ही नहीं सकता कि नहीं यार मैं बोलूं कुछ हूं कुछ, हो ही नहीं पाएगा मेरे से। मुझे पता है ना, अपनी आदत तो सबको पता होती है, वो मेरे से नहीं हो पाता है। तो पूरी ताकत से आप काम करो। हाँ, जो मेरे हिस्से का काम होता करता ईमानदारी से हूं। 2 महीने हो गए, एक दिन भी लेट नहीं आया हूँ, और एक दिन भी छुट्टी नहीं मारी होगी, एक दिन भी ऐसा नहीं होगा कि तुम बैठे रहो मैं गायब हूं। छुट्टी बता के मारी होगी, बिना बताए नहीं मारी होगी। यदि मैंने कहा होगा कि इस दिन से इस दिन तक मैं नहीं आ रहा। हाँ हाँ अच्छा, हाँ। तो जरा देखो, तो जिस काम को करो ईमानदारी से करता हूं बस। मन की बात रही तो मन तो यार बहुत चंचल है। चलो आ जाओ, टाइम बर्बाद करा रहे हो मेरा यार। अच्छा, अब मुझे जरा एक बार टॉपिक बताओ, कहां पे थे हम लोग? हाँ ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन किए हैं, है ना? ठीक है, कहां से है ना? अच्छा, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अच्छा, क्वेश्चन अभी इसमें हुआ, यहाँ कराए थे, और करा देता हूँ। हाँ हाँ कोई बात नहीं। आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन कराया है तो हटा देता हूं, ये करा दिया, हाँ ये करा दिया है, मुझे याद है। ये हो गया, ये अच्छा, इसका मतलब काफी कुछ पढ़ा दिया। ये भी हो गया। अच्छा, इसका मतलब आपके बैच में आगे उनसे, ये भी हो गया है। ये वाला नहीं, ये करना भी नहीं है, ये उसका है। अभी ये टॉपिक पढ़ाया नहीं, ये नहीं। चलो यहां से चालू करते हैं, और फिर आपको आज नया कॉन्सेप्ट भी पढ़ाना है। देखो, आपको मैंने कॉन्सेप्ट दिया था कि जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो फिजिकल केमिकल इक्विलिब्रियम का, जिसमें केपी और केसी पूछ रहा हो,
तो उसके स्टेप इतने होने चाहिए। कितने? पहले रिएक्शन लिखो बैलेंस, फिर टी इक्वल टू जीरो की इक्वेशन लिखो, फिर टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखो। यही तो पढ़ाया था, आप हर बार यही लिखो। ऐसा होता, इससे होता क्या है, इससे बस ये चीज होती है कि इक्वेशन में जो पूछा जाता है ना वो अपने आप निकल आता है। आप जब लास्ट तक पहुंचोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो पूछ रहा है वो कैसे निकालना है। तो हर क्वेश्चन में ये 3 सिचुएशन जरूर लिख दो। इक्वेशन बैलेंस कर लो, टी इक्वल टू जीरो लिख दो, टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम लिख दो। अब जरा देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसका कहना है द इक्विलिब्रियम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिवर्सेबल to NO is stabilized in a reaction vessel of 2.5 liter capacity. The amount of nitrogen and oxygen taken at the start were respectively 2 moles and 4 moles. Half of the nitrogen have been used at equilibrium. The molar concentration of nitric oxide is. नाइट्रिक ऑक्साइड ये है या ये है? ये है। इसका कंसंट्रेशन पूछ रहा है इक्विलिब्रियम पे। मैंने आपको पढ़ाया था कि यार कुछ भी पूछे हमारा काम सिर्फ एक है, रिएक्शन लिखो, बैलेंस रिएक्शन लिखो, टी इक्वल टू जीरो की कंडीशन लिखो, टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम के लिखो, अपने आप जो पूछा जाएगा वो निकल आएगा। N2 प्लस O2 रिवर्सेबल टू NO। तो टी इक्वल टू जीरो की कंडीशन, इसके कितने मोल ले रहे हो? 2। इसके कितने ले रहे हो? 4। अब एट इक्विलिब्रियम वो कह रहा है जब इक्विलिब्रियम पे गए तो हाफ मोल ऑफ नाइट्रोजन हैव बीन यूज्ड एट इक्विलिब्रियम। नाइट्रोजन का कितना मोल यूज हो रहा है? आधा। तो नाइट्रोजन आधा यूज कर लो, आधा यूज हो गया। जितना ये होगा उतना ही है, हाफ मोल, आधे मोल यूज हो रहा है। देखो यहां मोल लिखा है, हाफ ऑफ नाइट्रोजन नहीं लिखा है, हाफ मोल ऑफ नाइट्रोजन। तो जितना ये यूज होगा उतना ये यूज होगा। तो यदि हाफ मोल ये यूज हुआ तो हाफ मोल ये यूज हुआ, जितना ये यूज होगा उसका डबल ये फॉर्म होगा। तो हाफ यूज हो रहा है तो डबल फॉर्म हो रहा है। मैंने आपको कहा है क्वेश्चन में कुछ भी पूछो इतनी चीजें अपने को करनी है। अब वो कह रहा है इसका कंसंट्रेशन बताओ नाइट्रिक एसिड का। तो भाई किसी का कंसंट्रेशन निकालना है तो क्या चाहिए? मोल, मिल गए। क्या चाहिए? वॉल्यूम, मिल गया। बस डिवाइड कर लो, तो मोल अपॉन वॉल्यूम। तो ये आ गया 5, 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 0.4। ऐसा कहां आंसर है? ये आंसर है। हर क्वेश्चन में अपने को बस यही काम करना है। क्वेश्चन कोई भी हो, क्वेश्चन कोई भी हो, कुछ भी पूछे, आप पहले 3 सिचुएशन लिखो, अपने आप आपको आंसर दिखने लगेगा या क्वेश्चन में आगे क्या करना है दिखने लगेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अलग है, सब कुछ अलग है, मगर करेंगे वही, देखना। ये कह रहा है XY2 डिसोसिएटेड एज XY2 रिवर्सेबल XY प्लस Y, है कि नहीं? गैस फेज की रिएक्शन है, ठीक है भाई, तुम कह रहे हो हम कर देंगे। रिएक्शन लिखी, एक्चुअल में यार जीवन कितना टफ होता है ना, मुझे पता है, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं, और कोई बात नहीं है। इनिशियल प्रेशर ऑफ XY2 इज 600 mm ऑफ Hg। तो T इक्वल टू 0 की कंडीशन लिखो। ठीक है, इनिशियल प्रेशर ऑफ XY2 इज 600 mm ऑफ Hg। तो इनिशियल पे ये 600, ये 0 और ये 0, सही है। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम पे पहुंचो। अब वो कह रहा है द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 800 mm Hg। एज्यूम वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम टू रिमेन कांस्टेंट, कैलकुलेट Kp। हमने क्या पढ़ा है? इक्वेशन लिखनी है, T इक्वल टू 0 लिखना है, T इक्वल टू इक्विलिब्रियम लिखना है। तो इक्विलिब्रियम पे हमने मान लिया कि भाई P प्रेशर कम हुआ, हमें क्या पता कितना कम हुआ, क्योंकि डायरेक्ट तो दे नहीं रहा है। तो हमारे हिसाब से इक्विलिब्रियम पे ये है, सही है। भाई ने कहा है कि इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर इतना है 800। अब यार जब इक्विलिब्रियम आई तो तीनों गैस थी ना,
तो टोटल प्रेशर क्या बनेगा, गैस ऑफ ये, प्रेशर ऑफ ये, प्रेशर ऑफ वाई। तो 800 इनके हिसाब से 800 है, हमारे हिसाब से कितना है 600 माइनस पी प्लस पी प्लस पी, कट्टम काट हो गया। पी की वैल्यू आ गई 200, उठा के यहां डाल दी 200 200 200, ये सब इक्विलिब्रियम पे चल रहा है, तो ये आ गया 400। तीन कंडीशन लिख रहे हैं बार बार। अब केपी पूछ रहा है, सबके प्रेशर दिए हैं तो केपी तो निकल ही आएगा। देखो अपने आप पता चल गया कि निकलेगा कैसे, भाई सबके प्रेशर दिए तो केपी निकल ही आएगा। तो केपी किधर लिख दूं मैं, अलग पेन से ऊपर लिख देता हूं यहां पे। तो केपी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स वाई, एक्स वाई का कितना है 200, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स वाई टू 400, कट्टम काट खेल लिया, तो ये आ गया 100। ऐसा कोई आंसर है? T इक्वल टू 0 लिखो, T इक्वल टू इक्विलिब्रियम लिखो। यदि तुम ये तीन पार्ट लिखने में सफल हो गए तो अपने आप क्वेश्चन आ जाएगा। यदि ये तीनों पार्ट आपने लिख दिए तो अपने आप क्वेश्चन आ जाएगा। वो क्या पूछ रहा है टेंशन ना लो, आप पहले ये तीन चीज लिखो। जैसे ही ये तीन चीज आपने अच्छे से लिख दी तो जो पूछेगा वो उसकी कनेक्टिविटी अपने आप बन जाएगी, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि अब ये कर देंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अब ये कर देंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा अब ये क्वेश्चन करते हैं। ए प्लस बी रिवर्सेबल सी प्लस डी, पढ़िए जरा क्या लिखा है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर इक्वल एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ डी विल बी ट्वाइस दैट ऑफ ए, then what will be the equilibrium what will be the equilibrium constant of the reaction। अब कुछ और एक अलग बातें आ गई है कि नहीं, कुछ अलग ही लिखा है, मगर हम अपने काम पे डटे हैं। हमने रिएक्शन लिखी ए प्लस बी रिवर्सेबल सी प्लस डी। अब टी इक्वल टू 0 का कुछ नहीं दिया है, इतना सभी कुछ नहीं दिया है, तो भाई जब कुछ दोगे नहीं तो हम लिखेंगे क्या। हमने देखा कि क्या t इक्वल टू 0 पे हम कुछ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, कुछ दिया ही नहीं है, तो हमने कहा ठीक है, मगर हम कॉपी पे सब लिखेंगे। अब हम आए इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम पे क्या कह रहा है, वो कह रहा है इक्विलिब्रियम पे इसके और इसके मोल इक्वल है, मोल या कंसंट्रेशन जो भी मानो। यहां से पिक्चर क्लियर होना स्टार्ट होती है। यदि इसके और इसके मोल इक्वल है तो जरा आप बताइएगा, मेरे पास कितने पैसे हैं आपको नहीं पता है, ठीक है, इनके पास कितने पैसे हैं आपको नहीं पता है। क्या नाम बेटा तुम्हारा, आदित्य, आदित्य के पास कितने पैसे नहीं पता, मेरे पास कितने पैसे नहीं पता, ठीक। मैंने कहा कि मेरे से 10 रुपए माइनस किए गए, भाई से भी 10 रुपए माइनस किए गए, उसके बाद दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो अब तुम बता पाओगे कि हम लोगों के पास इनिशियल में कितने पैसे थे। 10 जो भी पैसे थे वो बराबर थे, क्यों, दोनों में सेम चीज माइनस की गई, और उसके बाद वैल्यू बराबर है। भाई जितने मोल इसमें घटेंगे उतने ही मोल इसमें घटेंगे, क्योंकि 1:1 है। तो यदि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर इनके मोल बराबर हैं तो इसका मतलब इनिशियल में भी इनके मोल बराबर रहे होंगे, क्यों, घटना तो सेम ही है, जितना इसमें माइनस करोगे उतना ही इसमें माइनस करोगे। एट इक्विलिब्रियम ये वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब इनिशियल में भी वैल्यू सेम रही होंगी। तो हमने सेम वैल्यू 1 1 मान ली, आप चाहो तो कुछ भी मान सकते हो, एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड जो मानो मानो। 1 मानने में क्या है, वेरिएबल कम हो जाते हैं, क्वेश्चन जल्दी निकल आता है। तो बात समझ पाए, इनिशियल 1 1 कहां से आ गई। तुमने कहा कि इक्विलिब्रियम पर दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो जो माइनस होने वाला पार्ट है वो तो सेम है, माइनस होने वाला पार्ट सेम है, इक्विलिब्रियम पे भी वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब शुरुआत में भी वैल्यू सेम रही होगी। अब ये 0 0, अब देखो ये अपने आप आ गई। अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू के बारे में क्या कह रहे हैं, मेरे हिसाब से ये x आएगा, ये x आएगा, 1 - x 1 - x x x। हाँ
अरे हाँ पढ़ रहा हूं भैया, डरवा क्यों रहे हो। अब देखो कंसंट्रेशन ऑफ डी विल बी ट्वाइस ऑफ ए। वो कह रहा है जब इक्विलिब्रियम आई तो डी का कंसंट्रेशन जो है वो 2 टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए है। मैंने कहा ठीक है। हमने क्या कहा था, आपको एक ही काम करना है, टी इक्वल टू 0 लिखना है, टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम लिखना है। अब देखो जैसे ही ये लिख गया आपको पता चल गया। कैसे? आपको पता है किसी तरह से x निकल आएगा तो kp निकल ही आएगा है। अब आपको देखना है कि x निकालने की सिर्फ एक ही कंडीशन है। उसने कहा इक्विलिब्रियम पर d का कंसंट्रेशन a के कंसंट्रेशन का डबल है। तो हमने कहा भाई तुम कह रहे हो तो सही कह रहे होगे, कर दिया। तो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई तो सबकी वैल्यू आ गई, सबकी वैल्यू आ गई तो kp तो निकल ही आएगा। तो भाई इसकी वैल्यू डालो x की, तो ये कितना हो गया, 1/3, 1/3, 2/3, 2/3। ये सब कहां है, इक्विलिब्रियम पे। सबकी वैल्यू आ गई तो केपी निकल आया है। तो जैसे ही तुम इक्विलिब्रियम पे पहुंचे तो तुम्हें आइडिया लग गया कि यार एक्स निकल आए तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। जैसे ही तुम्हें एक्स की वैल्यू पता चली कि एक्स निकल आए तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, वैसे ही तुम्हें एक्स निकालने का रास्ता भी दिख गया कि वो कह रहा है कि डी का कंसंट्रेशन ए के कंसंट्रेशन का डबल है। तो तुमने डी का कंसंट्रेशन डाला, ए का डाला, एक्स निकल आया। एक्स उठा के वहां डाल दो। तो केपी इक्वल टू, केपी पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है। तो जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है तो केसी निकालता है, इजी है। मोल दिया है, वैल्यू लगाना नहीं है। क्यों? दोनों तरफ के मोल इक्वल है, दोनों तरफ के मोल इक्वल है तो वैल्यूम का टर्म लिखो या ना लिखो, लास्ट क्लास में पढ़ाया था। तो सीधा मैंने लिख दिया 2/3 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कट्टम काट हो गया, 4 आंसर आ गया। ये देखिए क्लियर है। अच्छा अब इस क्वेश्चन को देखो, करेंगे एक ही काम, टी रिएक्शन बैलेंस करेंगे, टी इक्वल टू 0 लिखेंगे, टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या पूछ रहा है और उसको पूछने में क्या चीज हमें निकालने की जरूरत है, वो अपने आप आपको क्वेश्चन में फिर दिखने लगेगा। आप हमेशा क्वेश्चन को ऐसे ही करो, हाँ बिना ऐसे भी कोई कर पाए तो कर ले, मगर ये सबसे बेसिक और सबसे सही तरीका है कि कुछ भी पूछते रहो यार, हमें कोई मतलब नहीं। मैं भी यही करता हूं, कोई क्वेश्चन मेरे साथ सामने नया आया तो मैंने कहा कुछ भी पूछते रहो, हमें कोई मतलब नहीं। मैंने ये कंडीशन जैसे ही लिखी वैसे ही मुझे पता चल जाता है कि अब करना क्या है ना। मगर मेरे तो चलो बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रहा हूं तो कर ले जाता हूं ऐसे ही। अच्छा 3 मोल ऑफ, ये 0.3 नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन का 3 है। 3 मोल ऑफ PCl5 kept in a 1 liter closed reaction vessel was allowed to attain equilibrium at 380 Kelvin. Calculate the composition of mixture at equilibrium. इक्विलिब्रियम पर सबके कंसंट्रेशन पूछ रहा है, Kc इक्वल टू इतना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि ऐसा क्वेश्चन मेडिकल में आया तो ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, मतलब टाइम लेगा। देखो ये है, इसके 3 मोल है, 0 0। अब हम इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए, तीनों कंडीशन लिखनी है। अब यार कितना डिसोसिएट हो रहा है कितना नहीं डिसोसिएट हो रहा है इसके बारे में कुछ नहीं दिया है, तो अपनी तरफ से कर लेते हैं। अब यदि x निकल आए तो सबका कंसंट्रेशन निकल आया है कि नहीं। इसका मिला के कुछ मिला के x निकालना है और कुछ नहीं निकालना है, क्योंकि x निकल आया तो इसका भी कंसंट्रेशन मिल गया, इसका भी मिल गया, इसका भी मिल गया, मोल मिल गए, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम क्या है 1, तो सबके कंसंट्रेशन आ गए। इसका मतलब किसी तरह x निकला है। क्लियर है। x कैसे निकालोगे, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी है, तो जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी है तो x निकल आएगा। क्यों, एक वेरिएबल एक इक्वेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू, डायरेक्ट कर रहा हूं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी है 1.8, मल्टीप्लाई मार लो तो 1854,
हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, बिल्कुल सही कहा यार, क्या बात है। अब यहां से देखो काम चालू होता है किस बात का, गौर सुनो। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने तो कूद मत जाओ सॉल्व करने, क्योंकि आप पेपर दे रहे हो। वैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो अभी मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करूंगा, मगर जब तुम पेपर दिया करो तब ऐसा ना करना। तब क्या करना है बताता हूं। अभी तो मजबूरी है, अभी तो हम क्या है पढ़ा रहे हैं। तो देखो पढ़ा रहे हैं तो अब क्या बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो फैक्टर हो सकते हैं कि नहीं, नॉर्मल फैक्टर नहीं हो सकते तो वही हमें लगाना पड़ेगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो फैक्टर तो लग नहीं रहे होंगे क्योंकि ये 54 है। अब यहाँ 18 लिखा है, तो ऐसा कौन सा मल्टीप्लायर बनेगा कि सम 18 हो मल्टीप्लाई 54 हो, ऐसा तो मुझे लग नहीं रहा है ना। तो नहीं बनेगा, तो इसका मतलब हमें लगाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इसको कंपेयर कर दिया, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं माइनस बी प्लस माइनस। अब प्लस माइनस में सिर्फ प्लस, क्योंकि एक्स की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती, कंसंट्रेशन है ना। तो कंसंट्रेशन या तो होगा या नहीं होगा, निगेटिव कैसे हो जाएगा। तो हमने सिर्फ प्लस साइन ले लिया, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, देखो ये सी माइनस का है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो वो माइनस वहां पहले से लगाए और ये माइनस सी है तो प्लस हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट डाल रहा हूं बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a की वैल्यू 1। अब इसको सॉल्व करोगे तो x मिल गया तो सब मिल गए। एक तरीका ये है, ये हुआ नॉर्मल तरीका जो हमको करना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करते समय। अब हम पेपर कर रहे हैं तो हमें कैसे करना चाहिए जरा देखो। जब पेपर कर रहे हैं तो आप यहीं पे रुक जाओ, इस जगह पे। आपको पता है यहां पे रुक जाओ या यहां पे रुक जाओ, क्योंकि यहां पे तुम्हें पता चल जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब कैलकुलेशन ज्यादा है, टाइम ज्यादा किल होगा, यहां पे आते ही आपको पता चल जाएगा। तो बस यहां पे रुक जाओ, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मत लगाओ, ऊपर आ जाओ। इन दोनों का सम कितना आएगा 3, चेक करो। इनमें से किसी का भी सम 3 आएगा। तो अब देखो किसमें 3 आ रहा है, इसको और इसको जोड़ो 3 आ रहा है, इसको और इसको जोड़ो 3 आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि 5 और 1 6 बनना है, 3 कैसे आएगा। तो ये भी गलत हुआ। अब इनको जोड़ोगे तो बनना है 9 और 1 10 0, 5 और 4 9 1 जो उधर था 0 10 और 1 1 2 1 3, तो यहां तो बनना है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी 50% तक खींच दी हमने, ये दो ऑप्शन नहीं है, ये है। अब यहां कैसे पकड़ोगे, हिट एंड ट्रायल मेथड। ये इक्वेशन है, एक्स की वैल्यू ये है ना, एक्स की वैल्यू ये है, आप इसको डाल के देखो एक्स की वैल्यू 1.4 अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, तो ये अंडर रूट 2 लिखा है, तो ये होगा 2 2.8 सॉरी 1.8 इंटू 1.4 माइनस, अब देखो RHS 0 है तो क्या LHS 0 आ रहा है, मैंने x की वैल्यू डाल दी, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी गलत है, इसमें फिर आ ही रहा होगा। अब 3 गलत हो गए तो यही सही होगा ना। तो हिट एंड ट्रायल से कर लो, ऑप्शन को पुट करके कर लो, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन बच जाएगी। और आपको बाकी तो मैंने पढ़ा ही रखा है कैसे करना है ना। इससे क्या हुआ, मेरी कैलकुलेशन बच गई, मेरा टाइम सेव हो गया। अब तो हम पेपर में क्वेश्चन कर रहे हैं, अब क्वेश्चन चाहे अपनी ईमानदारी से करो या बगल वाले का झांक के करो, मिलने तो 4 ही नंबर है ना, है कि नहीं। तो मैंने थोड़ा सा चालाकी करके मैथ्स लगा के कर दिया हिट एंड ट्रायल से। लास्ट ये वाला, अच्छा लास्ट स्टेप कैसे किया ये बताना है, ये वाला, ये x की वैल्यू कितनी है, देखो वहां x कौन है Cl2 का कंसंट्रेशन, तो x की वैल्यू इतनी है, मैंने इसको यहां डाल दिया, तो x स्क्वायर 1.4 का स्क्वायर 2 आएगा, क्यों, क्योंकि रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, तो रूट 2 का स्क्वायर तो 2 होता है, तो मैंने 2 डाल दिया, x की वैल्यू डाल दी। अब ये, अब राइट हैंड साइड क्या है 0, तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो 0 आनी चाहिए। अब इनको जोड़ो, 0 आ ही नहीं रहा क्योंकि ये 2 के आसपास आएगा,
है ना, तो 0 नहीं आ रहा, इसका ये गलत लिखा है, तो बस तो फिर यही सही होगा, क्योंकि 3 तो गलत हो ही चुके हैं। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम आ रहे हैं अपनी अगली हेडिंग पे, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अभी तक हमने जितना भी पढ़ाया उसमें हम t इक्वल टू 0 से लेके इक्विलिब्रियम तक जाते थे। अब हम आगे की बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम आ गई, अब रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड हमें नहीं पता है, अब हम उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हम t इक्वल टू 0 से लेके इक्विलिब्रियम तक की बातें करते थे, इसके आगे की बात ही नहीं करते थे। अब हमने ये सब जान लिया है, तो अब हम इधर की ओर आए कि यार अब रिएक्शन जाएगी किधर, फॉरवर्ड या डायरेक्शन। तो देखो इसको कैलकुलेट करने के 3 रास्ते हैं, एक डेल्टा जी मेथड, भाई ये 0 है तो इक्विलिब्रियम, माइनस है तो फॉरवर्ड, प्लस है तो बैकवर्ड, तो एक तो ये बता देता है। दूसरा ये बताता है क्वोटिएंट रेशियो, ये कैसे बताता है मैं बताऊंगा कि क्वोटिएंट रेशियो कैसे बताता है। तीसरा आपको पता है, बहुत फेमस है, अब यार अपने को ये 3 मेथड पढ़ने, तीनों मेथड का एक ही काम है, क्या, ये बताना कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी। तीनों मेथड का एक ही काम है, ये बताना कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी। अब देखो हम लोग सीखते हैं कि ये तीनों कैसे बताते हैं। आ जाओ, क्वोटिएंट रेशियो सबसे पहली हेडिंग। अब आप 5 मिनट के लिए पेन रख दो, जैसे आप समझ जाओ कि मैं पढ़ा क्या रहा हूं, और बहुत वैसे समझ, छोटी सी चीज है, आप लोग टैलेंटेड हो तुरंत समझ जाओगे, ठीक है। हम लोगों के जमाने में लोग कम टैलेंट हुआ करते थे, सही बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं। एमडी सर एक्चुअल में अपने से कंपेयर करते हैं, तो वो टैलेंटेड थे तो उनको लगता है अब कम टैलेंटेड है, ठीक है। मैं अपने से नहीं कंपेयर करता, सिचुएशन से कंपेयर करता हूं कि उस समय इतनी हिम्मती बच्चे नहीं जुटा पाते थे कि यार चलो आईआईटी करें, चलो डॉक्टर बने। क्यों, उस समय बच्चे 2000 2 लाख 3 लाख, जब मैं था तो आईआईटी में बैठते थे 2 लाख बच्चे, मतलब 1,80,000 से 2,10,000 बच्चे बैठते थे। बच्चे थोड़ी कम रहे होंगे यार इंडिया में, तब भी 1 करोड़ तो रही होगी ना, आज एक 40-42 है तो तब भी 1 रही होगी, उसके हिसाब से परसेंटेज वाइज बढ़ते तो 5 हो जाते, 13-14 लाख बच्चे बैठ रहे हैं आज, है ना। मेडिकल में 25-26 लाख बैठ रहा है, इस बार 28,000 आ रहा है, अभी तो फॉर्म ही नहीं आया है। अच्छा, मतलब इन्होंने पढ़ाई पे रिसर्च नहीं की है मगर इस पर रिसर्च की है कि 28 लाख में से एक सीट चाहिए, तो मान लो 28 हो जाते हैं, तो अब बच्चा हिम्मत जुटा पाता है, पहले के बच्चा हिम्मत नहीं जुटा पाता था इतना, मतलब वो डरा सहमा हर तरह से रहता था। आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, बहुत सारी चीजें जानते हैं, हम लोग बस घर से इस कोचिंग से घर ही जानते थे, आजकल का बच्चा देखो पूरी दुनिया जानता है तो देखिए, हमेशा स्मार्टनेस जो है ना टाइम के साथ बढ़ती है, जैसे साइंस टाइम के साथ बढ़ती है, वैसे स्मार्टनेस अवेयरनेस टाइम के साथ बढ़ती है, ठीक है। चलो आज इधर आ जाओ, क्वोटिएंट रेशियो, अब इसकी बात करते हैं, बस 5 मिनट मुझे दीजिएगा। ये क्या होता है जरा समझाता हूं, देखिए इसको सबसे पहले क्यूसी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब किसी ने कहा यार इसकी डिफिनीशन क्या होती है, तो गौर सुनिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो, एनी स्टेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के किसी भी समय कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के रेशियो को क्वोटिएंट रेशियो कहते हैं। रिएक्शन टी इक्वल टू 0 पे है, टी इक्वल टू 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, इक्विलिब्रियम 90 सेकेंड, जब रिएक्शन 100% हो रही तब भी, कभी भी आप यदि ये चीज निकालते हो तो क्यूसी इज इक्वल टू, पहले इसकी डिफिनीशन समझ लो, क्यूसी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से इंपॉर्टेंट है, एट एनी टाइम या एनी
स्टेज ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के किसी भी स्टेज पे, मतलब जब 0% से लेके 100% तक हो रही है उसके बीच में कभी भी, इंक्लूडिंग इक्विलिब्रियम, क्योंकि 0 से 100% तक जाने में इक्विलिब्रियम भी तो आ रहा होगा, कहीं पर भी आप कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशियो निकाल देते हो। सपोज करो ये एक इक्वेशन है, तो मैंने क्या लिखा, क्यूसी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट एट एनी स्टेज ऑफ रिएक्शन, या एनी स्टेट ऑफ रिएक्शन, चाहे जो लिख लो, बात एक ही है। इसका मतलब ये कहां से कहां तक है, t इक्वल टू 0 से लेके जब t इक्वल टू रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तब तक, कहीं पर भी निकालो, कोई स्पेसिफिक सिचुएशन नहीं है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहां निकलता है, जब डेल्टा जी इक्वल टू 0 हो। ये कहां निकलता है, जब डेल्टा जी की वैल्यू कुछ भी हो, क्योंकि कभी 0 होती है, कभी पॉजिटिव होती है, कभी निगेटिव होती है। ये कहीं पर भी निकाल दो। तो दोनों में पहले डिफरेंसेस समझ में आ रहा है। ये क्या है, जर्नल फॉर्म है। पूरी रिएक्शन में कहीं पर भी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का रेशियो निकालते हो तो उसका नाम रखा जाता है क्वोशिएंट रेशियो। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी बताता हूं जो अपने काम की है। देखो, वैल्यू ऑफ क्यूसी डिपेंड अपॉन ऑल वेरिएबल। क्यूसी सब पे डिपेंड करता है, जो भी सोच सकते हो, वॉल्यूम पे, प्रेशर पे, टेम्परेचर पे, कंसंट्रेशन पे, ईटीसी, सब पे डिपेंड करता है। ये फिक्स नहीं होता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा फिक्स था, ये फिक्स नहीं होता, सब पे डिपेंड करता है, वेरिएबल होता है ये क्या है, सब पे डिपेंड कर रहा है तो ये वेरिएबल है, ये कोई कांस्टेंट नहीं है। जैसे हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता था, ये क्या है, पूरी रिएक्शन में 10,000 बार अलग अलग वैल्यू दे सकता है, ये पूरी रिएक्शन में 10,000 बार नई नई वैल्यू दे सकता है, क्योंकि ये वेरिएबल है ना, तो कोई भी वैल्यू आ सकती है इसकी। ठीक, तो डिफिनीशन क्या थी, डिफिनीशन इतनी है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशियो है। कहां पे है, कहीं पर भी निकाल दो रिएक्शन में। ये क्या होता है, वेरिएबल होता है, इसकी वैल्यू सभी वेरिएबल पे डिपेंड करती है, प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, जिस पे भी मान लो, सब पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब जरा गौर से सुनना, अब जो मैं लिखूंगा वही धक्के वाली चीज है, उसी से आपको थोड़ा सा अलग दिखेगा कि यार सर क्या पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो हम पढ़ते नहीं थे। अब जरा गौर से समझिए, गौर सुनिए, वैल्यू ऑफ क्यूसी एट इक्विलिब्रियम is known as इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम स्टेट की क्यूसी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब डेल्टा जी इक्वल टू 0 होता है तो क्वोशिएंट रेशियो की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। क्या चेंज होती है, वो कांस्टेंट हो जाता है, और वो सभी वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता है, ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो उन्होंने कहा यार ये तो अलग चीज आ गई, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्यूसी की प्रॉपर्टी अलग है, तो उस क्यूसी का उन्होंने नॉमेनक्लेचर कर दिया और लिख दिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्वोशिएंट रेशियो ही होता है, मगर एक पर्टिकुलर सिचुएशन के क्वोशिएंट रेशियो को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा गया है। जर्नल फॉर्म क्वोशिएंट रेशियो है, जैसे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन चला जा रहा है, चला जा रहा है, जैसे ही तुमने देखा कि यार इस हाइड्रोकार्बन का ये पर्टिकुलर सिचुएशन है कि ये CnH2n+2 को फॉलो कर रहा है, कहीं इसका नाम रखो एल्केन, है तो हाइड्रोकार्बन ही, मगर उस हाइड्रोकार्बन को एल्केन कब बोल देते हो, जब इस पर्टिकुलर सिचुएशन को फॉलो करता है। इस हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कब बोल देते हो, जब इस पर्टिकुलर सिचुएशन को फॉलो करता है CnH2n। तो उसी तरह से ये है, क्यूसी क्या है, क्वोशिएंट रेशियो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशियो पूरी रिएक्शन में। मगर पूरी रिएक्शन में एक ऐसा पॉइंट आता है
जहां पर क्वेशंट रेशियो की वैल्यू फिक्स हो जाती है और किसी पे डिपेंड नहीं करती, जबकि ये क्या है, वेरिएबल है और सब पे डिपेंड करता है, मगर उस जगह पे ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और वैल्यू क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो ये हुआ कि नहीं यार, इस जगह पे इसका बिहेवियर अलग है, तो उसका नाम रख दिया गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक स्पेसिफिक सिचुएशन ऑफ क्वेशंट रेशियो है। क्वेशंट रेशियो हमारा जर्नल फॉर्म है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्वेशंट रेशियो ही होता है, ध्यान रखिएगा। तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन के क्वेशंट रेशियो को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जाता है। वैल्यू ऑफ क्यूसी एट इक्विलिब्रियम इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम के क्वेशंट रेशियो को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट के क्वेशंट रेशियो को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। ऐसा क्यों करना पड़ा कि नया नाम रखना पड़ा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, इसलिए नया नाम रखना पड़ा, नहीं तो ना रखते। जैसे आप हमेशा करते आए हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, सब में यही तो पढ़ते हो, उसी फोर्स के 10 नाम रखते हो, अलग अलग सिचुएशन के फोर्स के अलग अलग नाम रख दिए, नहीं तो जनरल नाम तो फोर्स ही है। कभी सेंट्रीपिटल कहते हैं, कभी ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, कभी इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, कभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो अलग अलग कंडीशन का अलग अलग नाम वैसे यहां कर दिया है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हुई, हमने एक नया नाम चिपका दिया। तो अब तुम्हारे दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए कि क्यूसी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक क्यूसी ही है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ क्यूसी एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नोन एज क्वेशंट रेशियो। यहां तक ठीक है। अब ये 4 लाइनें, 2 लाइनें जो पढ़ाई है समझ गए हो, क्योंकि बस यही समझानी थी, बाकी सब तो बहुत इजी है, मैथमेटिकल है, 2 मिनट में पकड़ लोगे। क्लियर है? अच्छा, अब हम आगे भागते हैं। अब देखो, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी स्टैंडर्ड प्लस आर टी एल एन क्यूसी। अब आपने क्यूसी लिखा है, तो क्यूसी कहां पे निकलता है, कहीं पर भी निकलता है कि नहीं? इसका मतलब ये सब जगह के लिए वैलिड है, ऑल प्रोसेस, सभी प्रोसेस के लिए वैलिड इक्वेशन है ये। इसको कहते हैं हेम-हर्ट्ज इक्वेशन। सिलेबस में नहीं होती, बस इक्वेशन प्रूफमेंट में काम आती है। अब देखो जरा इस इक्वेशन पे जरा समझिए, मैं इस इक्वेशन को ले गया इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम। तो जब तुम इक्विलिब्रियम पे इक्वेशन को ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे ले जाओगे तो डेल्टा जी 0 हो जाएगा, क्यूसी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि इस जगह के क्यूसी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। तो आपने वैल्यू डाल दी, ओ तो डेल्टा जी इक्वल टू आ गया माइनस आर टी एल एन क्यूसी, इसी को लॉग के फॉर्म में लिख दिया। पकड़ पा रहे हो सब लोग? ये देखो यहां तक सही है, क्लियर है? मैंने कुछ नहीं किया यार, इक्विलिब्रियम पे पहुंचे तो इसकी वैल्यू 0 होती है, 0 डाल दी, क्यूसी को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो डाल दिया, बस इधर उधर कर दिया। अच्छा, अब थोड़ी सी मैथ्स पढ़ लो, ये मैथ्स याद रखिएगा, मैं कम से कम 4-5 चैप्टर में यूज करूंगा। log x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1, log x इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू तो x इक्वल टू ग्रेटर देन 1, log x इक्वल टू निगेटिव वैल्यू तो x इक्वल टू लेस देन 1। ये मैथ्स, इतनी सी मैथ्स याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये केमिकल, आयनिक, इलेक्ट्रो सब में ये यूज होगा पॉइंट, इवन थर्मोडाइनमिक्स में भी कहीं यूज हुआ होगा, मगर इन 3 में तो मुझे याद है। यदि log x की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब उसके अंदर जो log है उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। log x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1, log x इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू तो x इक्वल टू ग्रेटर देन 1, log x इक्वल टू निगेटिव वैल्यू तो x इक्वल टू लेस देन 1। क्लियर है?
अच्छा, अब ये चिपकाते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 1, यदि डेल्टा जी स्टैंडर्ड की वैल्यू 0 हो तो बताओ, यहां 0 होगा तो सब कुछ 0 हो जाएगा। तो log x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1। x की जगह क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1। डेल्टा जी इक्वल टू 0 डाला तो ये सब कुछ 0 हो जाएगा। तो log x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी? ये समझ पाए मैंने कैसे लिखा है? यदि ये 0 है तो ये 1 होगा। क्यों होगा? बात समझ में आ रही है? ये वाला रूल लगा, पहला वाला। क्योंकि जब यहां 0 डाल दोगे तो इसको नीचे ले गए, 0 डिवाइडेड बाय समथिंग 0, तो log x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1। ये वाला रूल लगा दिया है। अच्छा, अब केस नंबर 2 पे आओ। मान लो log डेल्टा जी स्टैंडर्ड की वैल्यू पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो साइन कैसा आएगा? निगेटिव। हमें तो साइन से मतलब है, वैल्यू से मतलब ही नहीं है। ये पॉजिटिव डाल दिया और ये निगेटिव लगा है, तो साइन हमेशा कैसा आएगा? निगेटिव। तो log x इक्वल टू निगेटिव वैल्यू, तो s इक्वल टू लेस देन 1। इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से कम आएगी। केस नंबर 3, डेल्टा जी स्टैंडर्ड इक्वल टू माइनस निगेटिव वैल्यू, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव हो गया। तो log x की वैल्यू पॉजिटिव, तो x इक्वल टू ग्रेटर देन 1। बात समझ पाए? डेल्टा जी की वैल्यू क्या डाली? निगेटिव, तो माइनस माइनस कट गया, तो वैल्यू अब क्या हो गई? पॉजिटिव। तो log x इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू, तो x इक्वल टू ग्रेटर देन 1। ये देखो, तो इस पर क्वेश्चन आता है कि यदि डेल्टा जी स्टैंडर्ड की वैल्यू 0 है तो इनमें से कौन सा सही है, या एट इक्विलिब्रियम कौन सी वैल्यू सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 होता है, डेल्टा जी स्टैंडर्ड कुछ भी हो सकता है। ये देखो, ये सब इक्विलिब्रियम पे ही तो लिखा है, ये इक्वेशन इक्विलिब्रियम पे ही तो वैलिड है। जब इक्विलिब्रियम आया तब ये इक्वेशन आई है। तो ये बात समझ पा रहे हो सब लोग कैसे किया? अच्छा, अब जरा देखो, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन 1, इसकी वैल्यू उठा के यहां डाल दो, डेल्टा जी की वैल्यू निकल आई, इसकी वैल्यू उठा के इसमें डाल दो। तो देखो, मैं लिखने जा रहा हूं अगले पेज पे, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस आर टी एल एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्लस आर टी एल एन क्यू सी। ये देखो, ये वैल्यू डाल दी, तो माइनस आर टी एल एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्लस आर टी एल एन क्यू सी। ये देखिए, अब थोड़ी सी मैथ्स लगा लो। ठीक है, आर टी बाहर आ गया और ये लिख गया एल एन क्यू सी अपॉन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लॉग एम माइनस लॉग एन। है कि नहीं? आर टी कॉमन ले लिया, तो एल एन क्यू सी माइनस एल एन इक्विलिब्रियम, फिर ये नीचे आ जाएगा। हाँ ठीक है, ये वैल्यू डेल्टा जी स्टैंडर्ड किसी भी रिएक्शन का क्या होता है? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे मेजर की जाती है। तो उस कांस्टेंट की वैल्यू निकल आई, उसको उठा के पटक दिया जाके। रिएक्शन कहीं पर भी चले मगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा, वो तो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो पूरी रिएक्शन में ये कांस्टेंट रहेगा, चाहे रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो या ना हो। क्यों? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट रहती है ना। तो अब जरा देखो, मैं यहां पे आ गया, अब यहां से क्या प्रूफ होता है गौर समझिएगा। ये डेल्टा जी लिखा है, केस नंबर 1, ध्यान दीजिए। यदि डेल्टा जी की वैल्यू 0 है तो हम कहां पहुंचे? इक्विलिब्रियम पे।
एट इक्विलिब्रियम। भाई इसकी वैल्यू जब 0 होती है तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम आता है। तो जरा देखना इक्विलिब्रियम में दोनों में रिलेशन क्या है। और ये रिलेशन वैसे तुम पहले से जानते हो, मैं खुद पढ़ा के आया हूं, अभी पीछे पढ़ाया है कि इक्विलिब्रियम के क्यूसी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम पे तो बराबर होंगे ही, क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्यूसी तो है। मगर ये मैथमेटिकली प्रूफ यहां पे आ जाता है। अब इसकी वैल्यू 0 डाली तो log x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1, वही वाला फार्मूला फिर लगाया, वो उधर वाला। तो जब इसकी वैल्यू 0 डालोगे तो log x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 है। अब जब इसकी वैल्यू 1 है तो क्या आया, तो इक्विलिब्रियम पे दोनों लोग आपस में बराबर होते हैं। अब लोगों को लगता है कि ये कोई बात है, अरे यार ये तो पहले से पता है, बस इक्विलिब्रियम सही से पता हो तो ये पता रहेगा, नहीं पता है तो लगेगा हाँ यार इक्विलिब्रियम पे बराबर होते हैं। यदि अच्छे से डिफिनीशन पता है तो ये तो वेल डिफाइन है, पहले से डिफाइन है कि जर्नल फॉर्म ये है। अच्छा अब केस नंबर 2 पे आते हैं। देखो केस नंबर 2, ध्यान दीजिएगा, डरिएगा नहीं। यदि डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव है, इसका मतलब क्या है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है कि नहीं। भाई डेल्टा जी निगेटिव है, इसका मतलब रिएक्शन हो रही है। तो इन जनरल किसकी बात करते हैं, फॉरवर्ड की। इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, उसकी डायरेक्शन है कौन सी है, फॉरवर्ड। तो जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो डेल्टा जी की वैल्यू यहां डाल के देखो। यदि ये निगेटिव है तो log x इक्वल टू निगेटिव वैल्यू, तो x इक्वल टू लेस देन 1। log x इक्वल टू निगेटिव वैल्यू, तो x इक्वल टू लेस देन 1। अब इसको सॉल्व करो। इसका मतलब किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसकी क्यूसी वैल्यू से बड़ा है। अब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है, चेक करो। तो जब इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो वैल्यू तो आगे पीछे होगी, है कि नहीं। ये इक्विलिब्रियम की वैल्यू है और ये कहीं की भी वैल्यू है उसी की। तो जरा देखो, यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बड़ी आ रही है, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है। आप देख लो, डेल्टा जी इक्वल टू निगेटिव वैल्यू, डेल्टा जी निगेटिव है तो प्रोसेस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब हो रहा है, तो कहां प्रोसेस हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि इन जनरल सारे फॉरवर्ड डायरेक्शन के बारे में बोले जाते हैं। तो रिएक्शन कहां जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू यदि क्यूसी से बड़ी आ रही है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्यूसी से बड़ी आ रही है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अच्छा अब इसकी वैल्यू, अब इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, डेल्टा जी पॉजिटिव हो सकता है। पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड नहीं होगा तो बैकवर्ड होगा। डेल्टा जी स्टेट फंक्शन है, ए से बी पॉजिटिव है तो बी से ए निगेटिव होगा, और निगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो नहीं हो सकती अब रिएक्शन, क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है, मगर बैकवर्ड डायरेक्शन वाली होगी। तो इसीलिए आप कहते हो रिएक्शन शिफ्टेड टू बैकवर्ड डायरेक्शन। अब रिएक्शन किधर चल रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन। अच्छा अब इसको यहां डाल दो, डेल्टा जी पॉजिटिव तो log x इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू, तो x इक्वल टू ग्रेटर देन 1। तो क्या हुआ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट छोटा है, लेस देन क्यूसी है। तो आप इसको पकड़ोगे कैसे, आप ऐसे करोगे, किसी एक के रिस्पेक्ट में याद रखा करो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में। बराबर है तो इक्विलिब्रियम, बड़ा है फॉरवर्ड, छोटा है बैकवर्ड। इक्विलिब्रियम के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं, इक्विलिब्रियम की वैल्यू बराबर है किसके, क्यूसी के। इक्विलिब्रियम की वैल्यू बराबर है, इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। बड़ा है फॉरवर्ड होगा और छोटा है बैकवर्ड होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो इन सब डाटा पे ही आता है जो मैंने ये सब रिलेशन निकाले हैं। हाँ तो हम कब कह रहे हैं रिएक्शन हो रहा है, देखो क्या लिखा है, आगने वाली रिएक्शन नहीं हो रही है, जाने वाली हो रही है। हाँ स्टेट फंक्शन है ना, ए से बी पॉजिटिव है तो बी से निगेटिव है,
तो वो खुद कह रहा है कि ये रिएक्शन नहीं होगी, ये रिएक्शन होगी। अच्छा, अब देखो जरा इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये देखिए, आंसर बताओ। द रिएक्शन क्वेश्चन फॉर द रिएक्शन, मैं लिख देता हूं, अमोनिया का फॉर्मेशन है N2 plus 3H2 gives 2 ammonia is given. The reaction will proceed toward right side if फॉरवर्ड के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बड़ा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बड़ा कहां है, यहां। दूसरा तरीका क्या है, मान लो कोई बच्चा भूल गया तो उसको फिर ये इक्वेशन याद होनी चाहिए, अब कुछ तो तैयार करके बैठो गई, ये इक्वेशन याद है तो फॉरवर्ड कह रहा है तो इसकी वैल्यू माइनस, और माइनस डाल के देख लो ये रिलेशन कैसा आ रहा है ना। तो ये इक्वेशन भी याद कर लीजिएगा, नहीं तो ये सब ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब इस पर देखो, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसा आएगा, इसको देखो पढ़ो। वो कह रहा है द रिएक्शन मिक्सचर कंटेन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अमोनिया एज पार्शियल प्रेशर 2, 1, 3 रिस्पेक्टिवली 725 डिग्री केल्विन। If the value of Kp for the reaction is this, which direction the reaction? अब यार डायरेक्शन बताने के लिए कुछ चाहिए, तो देखो Kp की वैल्यू भाई ने दे रखी है, QC की वैल्यू निकाल लें, तो QC कहां निकालते हैं, कहीं पर भी निकाल लो, QC के लिए थोड़ी है कि इक्विलिब्रियम होना चाहिए, वो तो जर्नल फॉर्म है। तो मैंने QC निकाला कि QC क्या आ रहा है, QC की वैल्यू जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और QC सेम ही तो है, तो वही फार्मूला वही कॉन्सेप्ट, कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अमोनिया, अमोनिया कितना है 3, डायरेक्ट लिख दूं 9, 3 का स्क्वायर 9, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हाइड्रोजन ये है, नाइट्रोजन ये है, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, तो वैल्यू आ गई, तो यार QC क्या है, बड़ा आ रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, तो बैकवर्ड आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बड़ा फॉरवर्ड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट छोटा बैकवर्ड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट छोटा है बैकवर्ड है, बात समझ पाए। अच्छा, एक और क्वेश्चन, इसको दे रखो, कैलकुलेट Kc फॉर द रिएक्शन A plus B gives 2C, 1 mole of A, 1 mole of B, 0.5 mole of C are placed in a 1 liter vessel allowed to react with equilibrium, वो खिसक गया इधर उधर, the final concentration of C is 0.75, मैं थोड़ा कहीं लिख देता हूं, ये लिख जाए, हाँ यहां से लिख देता हूं, है ना, the final concentration of C is 0.75 m। देखो ये क्वेश्चन मैंने क्यों बनाया बताता हूं, आपने बुकों में एक क्वेश्चन देखा होगा, बहुत सारी बुकों में पढ़ा है, ठीक है, कि NO2 प्लस SO2 रिवर्सेबल SO3 प्लस NO, 1 मोल ऑफ ईच, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 16 है, 1 मोल ऑफ ईच प्रेजेंट इन ए क्लोज कंटेनर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ NO एंड NO2। ये क्वेश्चन एक बुक थी, उस बुक से सब बुकों में पहुंच गया है, तो मैंने इसको थोड़ा चेंज कर दिया है, उसी टाइप का नया क्वेश्चन बना दिया, तो आपको बुकों में ये नहीं मिलेगा, वो मिलेगा टहलता हुआ, मगर वो क्वेश्चन बहुत दिनों से चल रहा है तो मैंने कुछ अलग बनाया है। अब देखो गौर सुनना मेरी बात को, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों पड़े हैं तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन जाएगी किधर, रिएक्शन तो दोनों तरफ जा सकती है क्योंकि इक्विलिब्रियम रिएक्शन है कि नहीं। तो ये जो बुक में ये क्वेश्चन लगा है ना, जो मैंने अभी बताया वर्बली, ये क्वेश्चन ही बुक में गलत लगा है, सारी बुकों में गलत लगा है, उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट अपनी तरफ से फॉरवर्ड डायरेक्शन मान के कर दिया है। अरे प्रभु ये तो बताओ कि यदि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों पड़े हैं तो तुम्हें कैसे पता चला नहीं फॉरवर्ड ही जाएगी, हरी चटनी वाले बाबा तो हो नहीं, अच्छा फॉरवर्ड है कि नहीं कैसे पता चलेगा,
इतना टैलेंट हम लोग के पास थोड़ी ना है कि बिना डाटा कुछ भी बता देते हैं। इतना डाटा हम लोग के पास नहीं है ना, इतना टैलेंट तो है नहीं। जब तक कुछ बताओगे नहीं, हम लोग तो छोटे लोग हैं, साइंस है थोड़ी, जब तक कुछ बताओगे तभी बता पाएंगे। ऐसा नहीं है कुछ ना बताओ तब भी बता दिया, अच्छा तुम्हारा नीट 2030 में होगा, अब भाई फ्री हो गया क्या, ठीक है 30 में ही पढ़ाई करेंगे है। हम तो डाटा के बेस पे बता पाएंगे, अच्छा तुम्हारे 100 नंबर आए तो हाँ 2030 ही में होगा, तुम्हारे 500 आ रहे हैं तो हाँ इस साल हो सकता है, 650 आ रहे हैं तो अभी होगा, इसी साल ही होगा। अब स्टेटमेंट ऐसे चलेगा, क्यों, हम डाटा देख के बता पाते हैं ना। तो आप गौर समझो, क्वेश्चन को बताता हूं करते कैसे हैं। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, तो इसके करने के तरीके, एक मिनट देखे क्वेश्चन गलत है क्या, कैलकुलेट केसी ऑफ द रिएक्शन वन, अच्छा हाँ ठीक है, इन्होंने सी का फाइनल कंसंट्रेशन दिया है तो हम लोग कर लेंगे। मैं जिस क्वेश्चन की बात कर रहा था जो दिया है थोड़ा डिफरेंट है, पहले उस क्वेश्चन की बात करता हूं फिर इस पे आता हूं, ठीक है, इसको भी करेंगे, एक सेकंड है ना, पहले ये क्वेश्चन करता हूं फिर ये वाला क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि दोनों में जरा सा डिफरेंस है। देखिए, आपको वो क्वेश्चन लिखता हूं जो बुकों में आपके यहां दिया है और सॉल्व गलत है, मतलब आंसर उनका भी सेम आएगा, जो उन्होंने सॉल्व किया उससे आंसर सही आ रहा है, मगर सॉल्व करने के जैसे एक तुक्का मार के सॉल्व कर दिया आंसर सही हो गया, तो इसका मतलब थोड़ी कि वो सोल्यूशन सही है, आंसर मिल गया बात अलग है। देखो, उन्होंने कहा है 1 मोल, मैंने सबका ले लिया है T इक्वल टू 0 पर। अब क्वेश्चन है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ NO, मैंने बस ये क्वेश्चन पूछा है, सबका 1-1 मोल ले लिया, इसका इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन भी दे दिया 16। अब कह रहे हो बताओ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ NO, अब बताओ तुम्हें कैसे पता चलेगा रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड जाएगी, भाई रिएक्टेंट भी दिया है प्रोडक्ट भी दिया है तो रिएक्शन तो कहीं भी जा सकती है। तो ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले डायरेक्शन निकालते हैं। इसी वजह से ध्यान होगा कि एक मैंने क्वेश्चन कराया है जिसमें 1 मोल वाटर भी ले लिया था परसों, मगर उसमें सारा प्रोडक्ट नहीं लिया था, क्योंकि मैं सारा प्रोडक्ट ले लेता तो मैं समझाना पाता, क्योंकि क्यूसी अभी तब तक पढ़ाया नहीं था। तो ये क्वेश्चन इस जगह डिस्कस करना है, गौर समझो, जब भी कहीं पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों पता हो तो सबसे पहले डायरेक्शन निकाली जाती है कि रिएक्शन होगी किधर, तभी उसी हिसाब से प्लस माइनस करोगे ना। तो देखो, आप निकालो क्यूसी की वैल्यू, क्यों, भाई साहब तो कहीं पर भी निकल आते हैं, इनको कोई थोड़ी इक्विलिब्रियम होनी चाहिए, ये तो कहीं पर भी निकाल दो। क्यूसी निकाला, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्यूसी क्या है, छोटा है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, इसका मतलब इनमें माइनस करोगे इनमें प्लस करोगे। अब मान लो मैं क्यूसी ऐसे लिख देता, देखना, अब बताओ, अब क्यूसी बड़ा है तो रिएक्शन इधर जा रही होती, इनमें प्लस लगता इनमें माइनस लगता, क्योंकि ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है। तो आप बिना क्यूसी निकाले क्वेश्चन को ना करें। उन्होंने क्या किया है, ये कंपेयर नहीं किया है, बस सीधा उठा के क्वेश्चन ऐसे चालू कर दिया है भाई लोगों ने, बस उन्होंने अपनी आप से ऐसे चालू कर दिया है। आप बच्चों को समझाओगे ना कि यार हम आगे क्यों भाग रहे हैं, नहीं तो बच्चे समझेंगे कि यही सोल्यूशन है, उन बेचारों को क्या पता। T इक्वल टू 0 हमारा जो रूल है वही है, कोई भी क्वेश्चन होगा करेंगे भाई, T इक्वल टू 0, T इक्वल टू इक्विलिब्रियम। अब आपने कहा एनओ का कंसंट्रेशन बताओ, तो बस एक्स की वैल्यू मिल जाए तो एनओ का कंसंट्रेशन आ गया, वैल्यूम की जरूरत नहीं है कि नहीं। तो मिलेगा कैसे, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अंडर रूट ले लो, कट्टम काट खेल लो, एक बार देखते रहना कैलकुलेशन सही है कि नहीं, है ना। अब वैल्यू डाल दो, तो 0.4, 0.4, 1.6, 1.6 एट इक्विलिब्रियम, तो इसका कंसंट्रेशन कितना आ गया है, इतने मोल आ गए, कंसंट्रेशन के लिए तो वैल्यूम चाहिए, इतने मोल।
बात समझ पाए क्या किया भाई? जब भी किसी क्वेश्चन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों पड़े हैं तो सबसे पहले डायरेक्शन पता करनी पड़ेगी कि रिएक्शन जा किधर रही है। ऐसा नहीं कूद गए क्वेश्चन कर दिया, डायरेक्शन पता करो किधर जा रही है, उसके हिसाब से प्लस माइनस लगाओगे ना। यदि फॉरवर्ड जा रही है तो भाई ये डिसोसिएट होंगे, ये बनेंगे। मान लो बैकवर्ड जा रही होती तो भाई ये माइनस होते, ये बनते। ठीक है, फिर करना उसी तरीके से, कॉन्सेप्ट तो यही वाला लगेगा। कर दिया? तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। इसका एडवांस वर्जन ये है जो मैंने पूछा है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। उसने कहा ए प्लस बी रिवर्सेबल टू सी। अब वो कह रहा है 1 मोल इसका लिया गया, 1.5 मोल इसका लिया गया, 0.6 मोल इसका लिया गया, टी इक्वल टू 0 पे। अब प्रॉब्लम ये है कि तुम कंपेयर नहीं कर सकते हो क्योंकि केसी खुद पूछा जा रहा है, तो कंपेयर किससे करोगे? है कि नहीं? तो उसने क्या किया, आपके क्वेश्चन का पैटर्न चेंज किया। उसने कहा कि इक्विलिब्रियम में सी का कंसंट्रेशन इतना है, तो यहां से पता चल रहा है डायरेक्शन किधर है। पहले इतना था, अब इतना है, बढ़ रहा है ना, तो बढ़ रहा है तो फॉरवर्ड जा रहा होगा, तभी तो बढ़ रहा होगा, है कि नहीं? नहीं तो हमें कैसे पता चले कि रिएक्शन किधर जा रही? क्यों? केसी तुमने खुद पूछ रखा है। क्यूसी तो हम निकाल लेंगे, सबके कंसंट्रेशन दिए हैं तो क्यूसी तो निकल आया। मगर प्रॉब्लम है केसी तुमने पूछ रखा है, तो कंपेयर कैसे करें? तो उन्होंने डायरेक्शन के लिए आपको एक जगह दिया, भाई कुछ तो दो गई, उसने क्लू दिया है कि इक्विलिब्रियम पे सी का कंसंट्रेशन इतना है, तो सी का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन है, तो हमने इधर माइनस कर दिया। और ये कितना बना? 2x। तो इसका मतलब 2x की वैल्यू 0.75 है, तो x इक्वल टू, नहीं नहीं गलत लिख दिया। समझ पाए कहां गलती हुई? इतना तो पहले से बना है। हाँ, तो ये होगा भाई, जब ये 1 है, ये 1.5 है, ये 0.5 है, x डिसोसिएट हुआ, x डिसोसिएट हुआ तो 2x बना। इतना पहले से था, 2x और बन गया, तो ये हो गया ना फाइनल। तो हमारे हिसाब से इतना हुआ, उनके हिसाब से कितना हुआ? तो x की वैल्यू है ना, 25 का आधा 12.5, तो ये, तो x की वैल्यू आ गई। अब तो आप समझ ही गए हो, जब सबकी वैल्यू आ गई तो पावर तो सेम है, कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं है। अब बस आप कैलकुलेशन कर लो। 1 पॉइंट, अच्छा अच्छा 1.4 दिया है, हाँ हाँ यार, बिल्कुल गलती मेरी है, -5। भाई अब कर लेना, क्योंकि डाटा देख के मुझे लग रहा है कैलकुलेशन है। कर लोगे ना? सबके कंसंट्रेशन दिए हैं, निकाल लोगे? सी कह रहे हो, टिक कर देते हैं, ठीक है? कर लोगे आप लोग? पक्का? हाँ कर लेंगे। हाँ बस क्वेश्चन करा दूं एक दो, बाकी टाइम हो गया है, टॉपिक भी खत्म हो गया है। हाँ इसको पढ़ो, NH4SH solid ammonia plus H2 in a closed vessel, the equilibrium pressure is P, the standard free energy, अच्छा डेल्टा जी, ठीक है, द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन। अब देखो डेल्टा जी पूछ रहे हो, तो डेल्टा जी स्टैंडर्ड का फार्मूला तो हम लोगों ने ये पढ़ा है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाए तो डेल्टा जी मिल जाएगा। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू गौर समझो, ये सॉलिड है ये। अब जरा यहां पे गौर समझिएगा, थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट भी यूज होगा। इनके मोल का रेशियो क्या है? सेम, तो इनके प्रेशर का रेशियो भी सेम होगा, मतलब सेम प्रेशर आएगा। क्यों? ये देखो, एक ही कंटेनर में हो भाई, एक कंटेनर में सबका टेम्परेचर सेम, जो टेम्परेचर तुम्हें महसूस हो रहा है वही हमें महसूस हो रहा है इस कमरे में। तो एक ही कंटेनर में तो टेम्परेचर कांस्टेंट आर वैसे ही कांस्टेंट होता है, एक ही कंटेनर में है तो सबके डायमेंशन सेम, तो जो मोल का रेशियो वही प्रेशर का रेशियो। तो यदि मोल बराबर हैं तो प्रेशर भी बराबर होगा। तो यदि इसका मोल एक फॉर्म हुआ, इसका मोल एक फॉर्म हुआ, तो प्रेशर भी सेम फॉर्म होंगे, पीपी। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ रही है? पी स्क्वायर।
अच्छा रुक जाओ, इन्होंने P मान रखी है तो इसको मुझे कुछ और मान लेने दो, P1 P1, क्योंकि उसने टोटल प्रेशर P मान रखा है, कंफ्यूजन आएगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ रही है? P1 स्क्वायर। क्यों? ये सॉलिड है। पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, तो P स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, अब इसकी वैल्यू कैसे निकाला जाए? उसने कहा इक्विलिब्रियम पर प्रेशर क्या है? P। तो इक्विलिब्रियम पे कौन कौन सी गैस होंगी? अमोनिया गैस होगी, H2S होगा, ये तो सॉलिड है, इसकी वैल्यू है P। इन दोनों का प्रेशर बराबर है, तो इसकी वैल्यू डाल दो, इसकी वैल्यू उठा के यहां चिपका दो। देखो कोई आंसर मैच कर रहा है? अब मैच कर रहा होगा। कोई है? अच्छा, भाई ने थोड़ा समझदारी यूज की, इसको 2 की पावर 2 लिखा, 2 बाहर ले लिया, है ना? अब कोई आया? तो इस तरह का क्वेश्चन भी आएगा। जो मोल का रेशियो होगा, गौर सुन लो, जो मोल का रेशियो होगा वही प्रेशर का रेशियो होगा। यदि 1:2 होता तो इसका प्रेशर P है तो इसका 2P, सेम रेशियो है तो सेम प्रेशर। बात समझ पाए कैसे किया? उसने कहा यार डेल्टा जी की वैल्यू निकालो। अब डेल्टा जी तब तक नहीं निकलेगा जब तक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना निकले। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, तो इसका पार्शियल प्रेशर मैंने जो माना वही इसका आएगा क्योंकि मोल सेम है। तो P1 इसका माना तो P1 इसका भी हो गया, तो P1 स्क्वायर हो गया। अब बस P1 की वैल्यू मिल जाए। उसने कहा है इन ए क्लोज फ्लक्स द इक्विलिब्रियम प्रेशर इज P, तो इक्विलिब्रियम पे कौन होगा? ये होगा, ये होगा। तो अमोनिया का प्रेशर H2S का प्रेशर का सम P है क्योंकि वो सॉलिड है। इसकी वैल्यू P1 है, इसकी वैल्यू P1 है, तो P1 की वैल्यू निकल आई, वो मैंने यहां डाल दी, उसको यहां डाल दिया, सॉल्व कर दिया। ठीक है, बस। नहीं, ये पढ़ाना बाकी है, बस नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा शायद, शायद, क्योंकि अभी 2 हेडिंग है। ये